दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। जब सड़कें सूनी हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। ये बात 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया ने कही थी। लेकिन क्या हो जब सड़कों का सुनापन दूर करने के लिए और संसद का कथित आवारापन दूर करने के लिए अगर संसद में नेता प्रतिपक्ष को ही बोलने से रोका जाए और इन सब से अलग हटकर नेता विपक्ष की सदस्यता खत्म कर उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की बातें शुरू हो जाए तो इसके पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है। एक तरफ एप्स्टीन फाइल और उसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, देश के कुछ उद्योगपति और सत्ता के कुछ शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के नाम लगातार उछलते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका ट्रेड डील में इस देश के किसान, नौजवान, उद्योग सब के सब कंप्रोमाइज होते हुए सारे सेक्टर की दुर्दशा की एक पटकथा लिखे जाने जैसी परिस्थितियां बनती दिख रही है। और इन सारी चीजों पर चर्चा के लिए जब लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में विपक्ष आवाज उठाने चले तो विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे की आवाज को कैसे कुंद किया जाए। अगर ये कवायद मौजूदा दौर में सत्ता और सिस्टम का सबसे बड़ा खेल बनता चला जाए तो आखिर मौजूदा दौर में लोकतंत्र का प्रहसन रचने का आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। कई सारे ऐसे सवाल तब उभर कर सामने आए जब कल पत्रकार रवि नायर को सत्ता के करीबी उद्योगपति के ऊपर कुछ लिखने, सोशल मीडिया में उनके बारे में कुछ लिखने को लेकर 1 साल की सजा और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा भी गुजरात की एक कोर्ट द्वारा सुनाई गई। वही गुजरात का कोर्ट, गुजरात का वही कोर्ट नहीं मतलब गुजरात का ही कोर्ट जिसने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने जैसी सजा भी दी थी, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल मानहानि के मामले में सजा दी गई थी। लेकिन अब मामला जनता की अदालत का है, न्यायपालिका की अदालत का नहीं बल्कि जनता की अदालत का है। और जनता की अदालत में क्या राहुल गांधी सच बोलने के कारण रवि नायर की तरह सजायाफ्ता बनाने और पॉलिटिकल करियर खत्म किए जाने की धमकी की हद तक भारतीय जनता पार्टी को ले जा रहे हैं कि बीजेपी यहां तक सोच रही है। कई सारे ऐसे उदाहरण और पुराने सवाल आपको दिखेंगे जब सत्ता से सवाल पूछने के कारण किसी न किसी बहाना भले ही कोई दूसरा लिया गया लेकिन सत्ता से दो दो हाथ करने वाले और जनता के सवालों को मजबूती से उठाने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई, चाहे राहुल गांधी हो या महुआ मोइत्रा हो। 1978 में चिकमंगलूर से जीत कर आई इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ था, उनकी भी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। लेकिन मौजूदा दौर 1978 का नहीं है, मौजूदा दौर 2023 का भी नहीं है जब राहुल गांधी या महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म की जा रही थी, बल्कि मौजूदा दौर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर टिकी सरकार का है। और वो सरकार कैसे फैसले ले रही है, जरा उस फैसले के पहले सत्ता पक्ष की घबराहट को, राहुल गांधी के कथित डर को संसद में निशिकांत दुबे कैसे व्यक्त कर रहे हैं जो भाजपा सांसद है, जरा उनको सुन लेते हैं। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। तो देखा आपने, सत्ता पक्ष अपना डर राहुल गांधी के ऊपर आरोपों की शक्ल में कैसे निकाल रहा है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि राहुल गांधी के देशद्रोहियों से संबंध है, भारत विरोधी ताकतों से संबंध है। और निशिकांत दुबे का यह भी आरोप है कि सोरोस के साथ भी राहुल गांधी के संबंध है। जाहिर सी बात है कि मामला यही तक नहीं है। निशिकांत दुबे को आपने ये कहते हुए भी सुना कि राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लाया जाए। अब सब्सटेंटिव मोशन कब लाया जाता है? ये एक महाभियोग की तरह का मोशन है, उससे भी ज्यादा कड़ा मोशन उसको कहा जा सकता है, जिसमें एक ऐसा प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव के तहत न सिर्फ सांसद की सांसदी खत्म कर दी जाए बल्कि सांसद की सांसदी खत्म करने के साथ साथ भविष्य में भी उसे चुनाव लड़ने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक लगा दी जाए।
सवाल यह है कि डर राहुल गांधी का है या डर सत्ता और कॉरपोरेट के उस नेक्सस का है, जो नेक्सस एक तरफ अमेरिका की अदालत के फैसले से खुलता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल से खुलता जा रहा है, और तीसरी तरफ सत्ता कंप्रोमाइज हो चली है। ये बात राहुल गांधी जब कह रहे हैं तो भारत अमेरिकी ट्रेड डील में भारत का एक तरफा झुक जाना और उस पर संसद में कोई सवाल ना हो, कोई चर्चा ना हो, यहां तक कि कारवां मैगजीन के अंश का उद्धरण भी राहुल गांधी को नहीं करने दिया गया सदन के अंदर, तो किसी भी तरह के कोई मुद्दे पर संसद में कोई गंभीर चर्चा ना हो, क्या इसके लिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले निशिकांत दुबे के संसद में दिए गए वक्तव्य के बाद और सब्सटेंसिव मोशन की चर्चा के बीच राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है। जरा उस बयान को भी सुनिए। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। तो सुना आपने राहुल गांधी को। नेता विपक्ष राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत अमेरिका ट्रेड डील की वजह से इस देश के किसानों के हितों का नुकसान हो रहा है, और किसानों के हितों को लेकर किस प्रकार से वो भारत और अमेरिका के बीच कृषि सेक्टर को लेकर तुलना कर रहे हैं। अमेरिका अपने यहां सब्सिडी देता है और भारत में टैरिफ अमेरिकी सामानों पर खत्म करना, यानी भारतीय कृषि को बर्बाद कर देने की एक साजिश का आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं। उन आरोपों पर राहुल गांधी सदन के अंदर कुछ बोले, इसे रोकने के लिए सब्सटेंसिव मोशन लाने की तैयारी हो रही है। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो थोड़ा पीछे के पन्ने पलटने के बाद और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं और ज्यादा साफ तरीके से दिखाई देने शुरू होते हैं। याद कीजिए 2022-23 का वो दौर जब राहुल गांधी ने एक बड़े उद्योगपति के साथ सत्ता के और प्रधानमंत्री के रिश्ते का जिक्र किया था। सदन में अपनी तरफ से अपनी बातों के पक्ष में कुछ तथ्य भी पेश किए थे और उन तथ्यों को अंततः सदन की कार्यवाही से हटाया गया और कुछ महीनों के बाद सूरत की एक अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। तो क्या उन दोनों के तार जुड़े हुए थे? और खबरें तो आजकल सोशल मीडिया पर यहां तक चल रही है कि 2016 में जो इस देश के अंदर नोटबंदी की गई, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया गया, क्या उसमें भी कथित तौर पर किसी विदेशी ताकत का हाथ था? यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, लेकिन सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चा अब आम हो चली है। एप्स्टीन की फाइलें खुलने के साथ साथ जिस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या इस देश में सत्ता, कॉरपोरेट सिस्टम
सब कहीं ना कहीं इस रूप में कंप्रोमाइज हो चले हैं जिसमें विदेशी ताकतों को सीधे सीधे हमारे सिस्टम में आम जनता को रौंदने वाले नियम कानून अपने पक्ष में बनवा लेने की पूरी ताकत मिलती जा रही है। कुछ सवालों को यदि हम देखते चले तो जरा पिछले 11-12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को देखिए, पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति को देखिए, और इन सब के बीच सत्ता के करीबी पूंजीपतियों की ताकत और संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है, जरा उसे भी देख लीजिए। और आम आदमी की जो हालत है जरा उसे भी देखने की अगर कोशिश करें तो साफ जाहिर होता है कि इस देश में सबसे ज्यादा जीडीपी, सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स, जिसे राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, वो जीएसटी टैक्स सबसे ज्यादा इस देश का गरीब और निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति दे रहा है। और उस समाज से वो टैक्स सबसे ज्यादा वसूला जा रहा है जो 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है। इस देश की लगभग 60% आबादी, जी हां, 2/3 से थोड़ी ही कम आबादी 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा होने की स्थिति में खुद को पा रही है। और वही सरकार कह रही है कि देश में गरीबी घट रही है। भाई गरीबी घट रही है तो अंततः 5 किलो राशन और समय समय पर लोगों के खाते में चुनाव जीतने के लिए 2000, 5000, 10,000 रुपए चुनाव के वक्त डालने की नौबत क्यों आ रही है? और जरा इससे आगे बढ़कर देखें तो सत्ता और कॉरपोरेट के इस खेल में आम जनता के पिसने के तरीकों को जरा हम देखने की कोशिश करें तो इस देश के अंदर जो भी अपने भविष्य को देख रहा है, जिसके पास भी थोड़ी सी संपत्ति है, थोड़ी सी आर्थिक सेहत उसकी ठीक है, उससे भारत से दूर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने की दर में अचानक तेजी क्यों आ गई? अगर ये सारे सवाल सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस, एप्स्टीन फाइल, किसानों की दुर्दशा, मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति का नहीं सुधरना और इस देश के अंदर मेक इन इंडिया के नाम पर असेंबल इन इंडिया का पूरा खेल यदि आम जनता के बीच में जिस प्रकार से खेला जा रहा है, अगर इस पर कोई सांसद संसद के अंदर सवाल उठाए तो क्या उसे भी राहुल गांधी की तरह सब्सटेंसिव मोशन यानी राजनीतिक करियर को खत्म कर देने जैसी धमकियां मिलेंगी? निशिकांत दुबे अक्सर इस तरह के खेल में माहिर रहे और निशिकांत दुबे, याद कीजिए, सदन के अंदर उन्होंने कुछ पत्रकारों का नाम लेकर, जिसमें अभिसार शर्मा, रोहिणी सिंह जैसे पत्रकार भी थे, इन सब का नाम लेकर संसद के अंदर इन सब के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अपने आरोपों के समर्थन में वो कोई तथ्य पेश नहीं कर पाए। ठीक इसी तरह महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने को लेकर जो पूरा का पूरा अभियान चला, उसमें भी निशिकांत दुबे आगे थे। राहुल गांधी और गांधी परिवार के ऊपर जिस प्रकार से और कांग्रेस के ऊपर जिस प्रकार से सदन के अंदर या सदन के बाहर माहौल बनाया जाता है, उस माहौल बनाने की प्रक्रिया में राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की प्रक्रिया में निशिकांत दुबे सबसे आगे दिखते हैं। और जरा निशिकांत दुबे के इतिहास पर नजर डालें तो निशिकांत दुबे एक कॉरपोरेट नौकरी करते थे, एसआर ग्रुप की नौकरी करते थे, वहां से निकलकर राजनीति में आए। एसआर ग्रुप में जाने के पहले भाजपा की नेत्री, तेज तर्रार नेत्री उमा भारती के साथ सहयोगी के तौर पर भी जुड़े हुए थे। और उन सब से आगे बढ़कर मौजूदा दौर में जो उनकी पहचान है वो यही है कि सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस को साधने के लिए बीजेपी के पास जो भांति भांति के टूल है, क्या उस टूल के बीच एक टूल किट के सदस्य के तौर पर निशिकांत दुबे उस टूल किट के नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं? क्योंकि हमला चाहे सरकार के करीबी उद्योगपति पर हो, हमला चाहे जुबानी आलोचना चाहे प्रधानमंत्री की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, हर जगह भारत अमेरिका व्यापार समझौते की हो, इस देश के आम आदमी की दुर्दशा का जिक्र हो, कहीं भी विपक्ष यदि बढ़त लेता हुआ नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशिकांत दुबे को आगे कर दिया जाता है। क्या निशिकांत दुबे की यही उपयोगिता है? दूसरा सवाल यह है कि तमाम तरह की इस तरह की नेतृत्व के प्रति स्वामी भक्ति के बावजूद निशिकांत दुबे को अब तक मंत्री पद की शपथ लेने का बुलावा क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाले ऐड की तरह, उस प्रचार की तरह एक नई रवायत मोदी शाह के दौर में है कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए लगाया जाएगा। निशिकांत दुबे की भूमिका को ऐसा लगता है वहीं तक सीमित कर दिया गया है। और उस भूमिका में पिछली लोकसभा का जिक्र करें तो केंद्र सरकार में मंत्री, अमेठी की सांसद
और टेलीविजन अभिनेत्री रही स्मृति ईरानी भी हुआ करती थी। तब स्मृति ईरानी और निशिकांत दुबे एक टीम की तरह से विपक्ष के ऊपर लगातार हमलावर रहते थे। इस लोकसभा के अंदर ये काम काफी हद तक किरण रिजिजू के साथ मिलकर निशिकांत दुबे संभाल रहे हैं। किरण रिजिजू मंत्री हैं, सरकार की तरफ से डिफेंड करते हैं, लेकिन कई बार तथ्यों को ऑथेंटिकेट करने की बात कहकर खुद भी फंसते हुए दिखते हैं। क्योंकि कल की ही बात है, जब राहुल गांधी के तथ्यों को ऑथेंटिकेट करने की बात कही गई और राहुल गांधी ने कहा कि हाँ मैं उसे ऑथेंटिकेट यानी प्रमाणित करूंगा, उसके बाद आसन की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं, ये ऑथेंटिकेट करने के लिए या प्रमाणित करने के लिए आसन की तरफ से नहीं कहा गया, ये मंत्री का सवाल था। कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को देखने के बाद साफ दिखता है कि सत्ता पक्ष कंफ्यूज है और इस कंफ्यूजन में वो विपक्ष की आवाज को कुंद करना चाहता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भारत को जो नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, उस पर अगर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से पूछा जाए वो विदेश मंत्रालय के मत्थे मढ़ेंगे, विदेश मंत्रालय से पूछा जाए वो वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और सरकार के दूसरे अंगों के मत्थे मढ़ेगा। यही इस देश में कंफ्यूजन की स्थिति है और इस कंफ्यूजन की स्थिति को, इस संशय और असमंजस की स्थिति में यदि ये देश यूजीसी के कानून की भंवर में फंसता हुआ नजर आया, सामाजिक विमर्श गड़बड़ाता दिखा, तो इस परिस्थिति में संसद के अंदर चर्चाओं का बाजार और संसद के अंदर चर्चाओं की परिस्थितियां उस रूप में सामने ना आए जिस रूप में सत्ता पक्ष नहीं देखना चाहता। क्या इसके लिए राहुल गांधी की आवाज को कुंद करने के लिए सब्सटेंसिव मोशन की बातें की जा रही है? पहली चीज की सब्सटेंसिव मोशन पास कराना निशिकांत दुबे के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए सबसे पहले प्रामाणिक तथ्य देने होते हैं। क्या इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति ये तथ्य दे सकता है कि राहुल गांधी या कोई सांसद किसी देशद्रोह जैसी गतिविधि में लिप्त है? नहीं दिया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वोत्तर से आने वाले एक सांसद ने एक बार ये जरूर कहा था, बीजेपी के एमपी ने कहा था कि भारत यदि अरुणाचल में रेल लाइन नहीं बना सकता तो क्यों ना चीन ही रेल लाइन बना दे। इस तरह की बातें उनके हवाले से सामने आई थी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में ऐसी कोई बात किसी ने न कहीं सुनी न कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी ऐसी बातें आमतौर पर सुनी नहीं गई। लेकिन प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जिस प्रकार से समझौते कर रही है, उस समझौते कहीं ना कहीं संसद की चर्चा की परिधि में आने चाहिए और उस परिधि में आने से रोकने के लिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव और इसके साथ जुड़ा हुआ कई ऐसा मुद्दा जिसमें साफ दिखता है कि आसन की तरफ से विपक्ष को उस तरह से स्पेस नहीं दिया जा रहा जिस तरह से स्पेस की जरूरत है। तो उसके बीच में राहुल गांधी की भूमिका हो या अखिलेश यादव की भूमिका हो, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी की भूमिका हो या सीबीआई और ईडी के सहारे लोकतंत्र का गला घोंटने की जो कवायद चल रही है उस पर चर्चा का सवाल हो। चर्चाओं के सवाल के बीच कुछ मामले ऐसे रह जाते हैं जिन मामलों के लिए संसद के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जरूरी हो जाती है। इसके पहले हिंडनबर्ग का मामला देखें, क्या हुआ। अब बजट सत्र चूंकि लंबा चलना है, बजट सत्र के दरमियान सांसदों का निलंबन भी हुआ है। सांसदों के निलंबन के पीछे कारण क्या थे? क्या सदन को उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? इस पूरी कवायद को देखें तो एक बात साफ दिखती है कि 2001 से लेकर 2014 तक 12.5 सालों तक जिस प्रकार से गुजरात में नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री सत्ता चलाई, अब वही सत्ता वो दिल्ली में चलाना चाहते हैं। लेकिन साल बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। न तो 2001 से 2014 के बीच का गुजरात है, न 2014 से 2024 के बीच की पूर्ण बहुमत वाली मोदी सत्ता है, और इन सब के बीच न तो विपक्ष का नेता विहीन लोकसभा है। आज की तारीख में एक मुख्य विपक्षी दल है, दर्जा प्राप्त मुख्य विपक्षी दल, विपक्ष के नेता भी है और लगभग 240-42 सांसदों वाला सत्ता के बेहद करीब पहुंचा हुआ एक संगठित विपक्ष भी है, जिस विपक्ष के आसरे अब सदन के अंदर जनता के सवाल उठेंगे, ये धारणा लोगों के भीतर घर करती जा रही है। लेकिन इस धारणा को कुंद करने की जिम्मेदारी क्या निशिकांत दुबे ने उठा रखी? देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति दिखाई दे रही है उसमें बजट सत्र के दरमियान कुछ और नई चीजें भी सदन में चर्चा के दरमियान देखने को मिले,
किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए एप्स्टीन की फाइलें रोज बरोज कुछ नए खुलासे लेकर सामने आ रही है, और जैसे जैसे खुलासे सामने आ रहे हैं भारत के किसी न किसी व्यक्ति की भूमिका उसमें चर्चाओं के केंद्र में आ रही है। जैसे जैसे चर्चा के केंद्र का आधार बढ़ता चला जाएगा, उसका आकार भी बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे सत्ता की बेचैनी बढ़ती जाएगी, और जब सत्ता की बेचैनी बढ़ती जाएगी तो सिस्टम के ऊपर हावी होने की प्रवृत्तियां भी बढ़ती जाएंगी। उसी प्रवृत्ति को रोकने की परिस्थितियां कम से कम जनता ने तो इस लोकसभा में सरकार को नहीं दी, ताकतवर विपक्ष भेजा, और उस ताकतवर विपक्ष की परिस्थिति से न तो गुजरात में नरेंद्र मोदी को दो चार रहे हैं, और न ही दिल्ली में दो चार होना पड़ा है नरेंद्र मोदी को। 2024 के पहले यानी 2001 से 2024 तक गुजरात से दिल्ली तक 23 सालों की सत्ता में वो परिस्थितियां नहीं थी जो परिस्थितियां अब हैं। देखते हैं किस प्रकार से इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के सवालों पर, जनहित के मुद्दों पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।